हाय एंड वेलकम टू द डिस्क्रीट स्ट्रक्चर चैप्टर 3। आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं। सक्सेसफुली हमने चैप्टर 1 और 2 एंड किया और चैप्टर 3 जो है वो एल्गोरिथम और इसी तरह से कुछ डेटा स्ट्रक्चर के टॉपिक से रिलेटेड है। एक छोटा सा चैप्टर है, तो अगर आप गेट प्रिपरेशन कर रहे हैं या एज अ सब्जेक्ट कंप्यूटर साइंस, एआई या किसी भी डिसिप्लिन्स पे डिस्क्रीट स्ट्रक्चर पढ़ रहे हैं तो आप बिल्कुल सही जगह पर आएँ। और फर्दर बताता चलूँ कि इस चैप्टर को हम डिफरेंट वीडियोज़ पर रखेंगे, यानी 3 से 4 वीडियोज़ के अंदर हम कवर अप करेंगे। लेकिन अगर आप स्ट्रांगली एल्गोरिथम या डेटा स्ट्रक्चर को जानना चाहते हैं एज अ सब्जेक्ट, तो मेरे यूट्यूब चैनल पर आने के बाद आप इसके प्लेलिस्ट पर जाओगे और प्लेलिस्ट पर जाने के बाद यहाँ डिफरेंट डिसिप्लिन्स की वीडियोस हैं और इन डिसिप्लिन्स पे डेटा स्ट्रक्चर का टॉपिक यानी एक सेपरेट प्लेलिस्ट है जिसे मैंने अगले टैब पर ओपन किया। वो तमाम टॉपिक्स जो डेटा स्ट्रक्चर से रिलेटेड हैं वो यहाँ पर मौजूद है। इन डेप्थ भी आप इनकी स्टडी कर सकते हैं। तो चैनल पर अगर नया चैनल को सब्सक्राइब भी नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि अपकमिंग वीडियोज़ के हवाले से आपको बर वक्त जानकारी मिलती रहे और इसी तरह की नई चीज़ें आप आसानी के साथ सीख सकें। साथ ही साथ आप मेरे ब्लॉग पर भी मुझे फॉलो कर सकते हैं जहाँ पर तमाम कोड, स्लाइड्स और कोड्स मौजूद हैं ताकि जब भी कोड अपलोड किया जाए आपको इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। तो हम एज डिस्क्रीट स्ट्रक्चर रोजन की बुक को फॉलो कर रहे हैं। चैप्टर 3 एल्गोरिथम है, तो कुछ बेसिक चीज़ें एल्गोरिथम की सेशन पे हम डिस्कस करते हैं। सो बिफोर प्रोसीडिंग अबाउट द एल्गोरिथम्स हमें 4 बेसिक टर्म्स जानने होंगे। जब भी हम प्रोग्रामिंग स्टार्ट करते हैं या कॉन्सेप्ट ऑफ द एल्गोरिथम स्टार्ट करते हैं तो इन 4 बेसिक कॉन्सेप्ट को हम ज़रूर समझते या पढ़ते हैं। द फर्स्ट टर्म इज एल्गोरिथम। सो देयर आर द डिफरेंट डेफिनेशन ऑफ द एल्गोरिथम बट इन अ प्रिसाइज मैनर स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर इज सेड टू बी एल्गोरिथम। यानी जब आप किसी भी अपने वर्क को डिवाइड कर रहे होते हैं स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर के अंदर, तो इट इज़ सेड टू बी अ एल्गोरिथम। कोई रेसिपी आप कह लें, रेसिपी इज़ ऑल्सो द स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर, तो ये कॉन्सेप्ट हमारा एल्गोरिथम कहलाता है। लेकिन हम देखते हैं कि जब आप किसी भी प्रोग्रामिंग सिंटैक्स में या रेसिपी बेस पर एल्गोरिथम लिख रहे होते हैं तो वो अंडरस्टैंडेबल होता है हर उस शख्स के लिए जो इंग्लिश सिंटैक्स पर अगर लिखा जा रहा है, तो वो उसको पढ़कर समझ सकता है कि आप किन प्रोसीजर की बात कर रहे हैं। तो उस चीज़ को हाइड करने के लिए सेकेंड कॉन्सेप्ट हमारे पास आता है जिसे हम कहते हैं सूडो कोड। तो सूडो कोड का बेसिक जो पर्पस है वो फेक कोड है। फेक कोड का मतलब ये है कि आप अपने स्टेप्स को किसी बेसिक सेंटेक्स में या कोड सेंटेक्स में कन्वर्ट कर रहे होते हो, तो उस बेस पर जो सेंटेक्स बनकर आ रहा होता है हम उसे सूडो कोड ही कहते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर में जो एल्गोरिथम मौजूद है एक्चुअली दैट इज ऑल्सो अ सेम इन अ सूडो कोड बट इन अ फेक नोटेशन। फेक कोड के नोटेशंस में वो मौजूद होगा। अब जब आप किसी भी प्रोग्राम के एल्गोरिथम को यानी स्टेप बाय स्टेप को या सूडो कोड को कन्वर्ट करके किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लेकर आते हैं तो वो कंप्यूटर प्रोग्राम कहलाता है। तो वो लैंग्वेजेस कौन कौन सी हो सकती हैं? डिफरेंट लैंग्वेजेस हो सकती हैं। हम C++, C#, फोर्टॉन एंड सो ऑन डिफरेंट लैंग्वेजेस हो सकती हैं जो प्रोग्रामिंग होती है। तो आप जो एल्गोरिथम को या सूडो कोड को कन्वर्ट करते हैं तो उस लैंग्वेजेस को यूज़ करते हैं जो कंप्यूटर प्रोग्राम के होते हैं और उन्हीं लैंग्वेज को फिर हम कंप्यूटर प्रोग्राम्स कहते हैं। एंड द लास्ट थिंग, जब आप अपने कंप्यूटर प्रोग्राम को पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन पे यानी आप डायग्रामेटिक व्यू पे दिखाना चाहते हैं तो आपको फ्लो चार्ट की ज़रूरत पड़ती है। यानी फॉर एग्जांपल मैं एक प्रोसीजर डिफाइन करना चाह रहा हूँ अपने प्रोग्राम्स का जो फ्लो बताएगा, तो हम उसे कुछ डायग्राम से बताते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हम स्टार्ट के लिए कुछ इस तरह के नोटेशंस इस्तेमाल करते हैं। लूप के लिए हम इस तरह फॉर लूप को इस तरह से दिखा रहे होते हैं, ठीक है। इसी तरह से अगर हम इफ़ एल्स की कंडीशन दिखा रहे होते हैं तो इस तरह से उसके डायग्राम्स होते हैं। तो ये तमाम कुछ पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन है जो फ्लो चार्ट के होते हैं। तो इन 4 स्टेप्स के बाद अब हम आते हैं दोबारा से अपने टॉपिक एल्गोरिथम की तरफ ताकि हम बेस्ड ऑन द बुक तमाम चीज़ों को समझ सकें। सो the term algorithm is a corruption of the name of the Al-Khwarizmi, a mathematician of the 9th century whose book on the Hindu numerals in the basis of the modern decimal notation. Originally the word algorithm was used for the rule of the performing arithmetic using decimal notations. So Al-Khwarizmi, that is said to be inventor of the concept of word algorithm, जो कि 9th सेंचुरीज में उन्होंने ये हिंदू न्यूमरल्स बुक्स के अंदर इस चीज़ को डेसिमल नोटेशन से रिप्रेजेंट किया। और जो बेसिक पर्पस था वो बताना था कि अर्थमेटिक्स जो डेसिमल नोटेशंस हैं उसके रूल्स क्या हो सकते हैं। तो इन सिंपल एन एल्गोरिथम इज़ अ फाइनाइट सीक्वेंस, यानी एक ऐसे प्रोसीजर जो फाइनाइट यानी लिमिटेड काउंटेबल नंबर्स के सीक्वेंस पर बेस करे ऑफ अ प्रिसाइज इंस्ट्रक्शन फॉर परफॉर्मिंग अ कंप्यूटेशन और सॉल्विंग प्रॉब्लम। यानी आप किसी भी कंप्यूटेशनल प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए या किसी भी तरह के प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जब फाइनाइट सीक्वेंस ऑफ प्रिसाइज इंस्ट्रक्शंस को लिखते हैं वो जो स्टेटमेंट्स होंगी वो एल्गोरिथम कहलाता है।
अब कुछ एग्जांपल्स देखेंगे और एग्जांपल्स के बाद मजीद डेप्थ पे जाएंगे कि एल्गोरिथम से कौन कौन से वेल नोन एल्गोरिथम होते हैं जो हम कंप्यूटर साइंस के अंदर डिस्कस कर रहे होते हैं. सो देयर इज अ प्रॉब्लम. डिस्क्राइब एन एल्गोरिथम फॉर फाइंडिंग द मैक्सिमम विच मीन लार्जेस्ट वैल्यूज इन अ फाइनाइट सीक्वेंस ऑफ द इंटीजर. यानी हमारे पास कुछ इंटीजर्स नंबर्स होंगे, उनमें से हमें मैक्सिमम नंबर फाइंड करना है. बहुत सारी एग्जांपल हो सकती है. फॉर एग्जांपल हमारे पास एक सीक्वेंस है 5, 9, 11, 3 एंड 2. तो इस सीक्वेंस ऑफ नंबर में से अगर मैं मैक्सिमम नंबर देखूं तो वो क्या है 11. लेकिन हमें एक एल्गोरिथम डिफाइन करना है जो इन सीक्वेंस ऑफ दी किसी भी तरह के सीक्वेंस ऑफ नंबर्स में से उस लार्जेस्ट नंबर्स को फाइंड करके ले आएगा जो सीक्वेंस में मौजूद है. तो उसके प्रोसीजर्स क्या हो सकते हैं या स्टेप बाय स्टेप क्या हो सकते हैं. देखिए फर्स्ट स्टेप पर हमने कहा सेट द टेम्पररी मैक्सिमम इक्वल टू द फर्स्ट इंटीजर इन अ सीक्वेंस. यानी हम अपने एल्गोरिथम को डिफाइन कर रहे हैं कि मैं एक वेरिएबल लूंगा टेम्परेरी जो कि मैक्सिमम कहलाएगा और वो फर्स्ट इंटीजर के बराबर होगा. यानी मैंने कोई वेरिएबल लिया, हम उसे क्या लेंगे, फर्स्ट नंबर को मैक्सिमम के बराबर लेंगे. द टेम्पररी मैक्सिमम विल बी द लार्जेस्ट इंटीजर एग्जामाइंड एट एनी स्टेज ऑफ द प्रोसीजर. यानी इस एलिमेंट को 5 को मैं हर एक स्टेप्स पे क्या कर रहा हूँ, चेक कर रहा हूँ लार्जेस्ट एलिमेंट के साथ. वो किस तरह से होगा अभी हम नेक्स्ट स्टेप पे देखेंगे उसे. अब हमें क्या करना है, कंपेयर द नेक्स्ट इंटीजर इन द सीक्वेंस टू द टेम्पररी मैक्सिमम. यानी अब इसी को हम नेक्स्ट वाले से क्या कर रहे हैं, कंपेयर कर रहे हैं. And if it's the larger than the temporary maximum, set the temporary maximum equal to this integer. यानी फर्स्ट 5 जो था वो टेम्परेरी मैक्सिमम के बराबर था. अब मैंने इसे 9 से कंपेयर किया, 9 इससे बड़ी वैल्यू है तो क्या होगा, अब 5 रिप्लेस हो जाएगा 9 से. वही स्टेप्स में यहाँ बताया गया और इसी तरह से ये स्टेप आगे चलते रहेंगे. तो ये स्टेप्स किस तरह से चलेंगे यहाँ पे बताया जा रहा है. रिपीट द प्रीवियस स्टेप इफ देयर आर मोर इंटीजर इन अ सीक्वेंस. यानी ये स्टेप्स चलते रहेंगे जितने भी इंटीजर सीक्वेंस मौजूद हैं. लेकिन कब तक चलेंगे, स्टॉप when there are no integer left in a sequence. The temporary maximum at this point is the largest integer in the sequence. यानी जब सारे हो जाएंगे तो जिस नंबर्स पर हमारा कर्सर मौजूद होगा या मैक्सिमम की जो वैल्यू होगी एक्चुअली वही हमारी मैक्सिमम इंटीजर वैल्यू होगी इन अमंग ऑफ दी ऑल सीक्वेंस ऑफ दी नंबर्स. अगर आप इसको चेक करें 5 9 पे रिप्लेस हुआ, 9 11 पे रिप्लेस हो गया. लेकिन जब ये 11 से 3 से कंपेयर किया गया, 3 वैल्यूज से क्या लेस है, वैल्यू जो है स्वाइप नहीं हुई. अब 11 किससे कंपेयर होगा, 2 से. 2 भी इससे छोटी वैल्यूज है, लिहाजा 11 ही रिमेन रहेगा, वैल्यूज रिप्लेस मैक्सिमम की नहीं होगी. अब यहाँ पर आकर वैल्यूज क्या हो गई, खत्म हो गई. तो इसका मतलब ये हुआ कि इस वक्त जो टेम्परेरी मैक्सिमम वैल्यू है वो 11 है और वही हमारा क्या होगा, मैक्सिमम नंबर होगा. तो इस सीक्वेंस को हमने यहाँ पर 1 2 3 4 पे लिख दिया. अब इसे अगर मुझे कहा जाए कि प्रोग्रामेटिक सूडो कोड में कन्वर्ट करके लिखें या फंक्शंस के फॉर्म पे लिखें, जैसे अभी हमने यहाँ पर देखा था सूडो कोड पे, तो उसे हम किस तरह से लिखेंगे. देखें इन्हीं 4 स्टेटमेंट को बेस्ड ऑन द बुक एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर कन्वर्ट कर लिया है. जब आप कोई भी प्रोसीजर या फिर सूडो कोड लिख रहे होते हैं तो आपकी कोशिश ये होती है कि आप उसे फंक्शन के फॉर्म पे लिख दें. तो सूडो कोड में उस फंक्शन को हम प्रोसीजर कह रहे होते हैं. तो यहाँ पर मैंने प्रोसीजर का नाम लिखा हुआ है और प्रोसीजर के बाद जो आप नाम रखना चाह रहे हैं अपने पूरे प्रोसीजर का, मैंने यहाँ रख दिया मैक्स उसका नाम. फिर उसके बाद स्मॉल ब्रैकेट के अंदर वो तमाम नंबर्स लिख लिए जिस पर्पस के लिए आप वो सूडो कोड बना रहे हैं. तो हमारा पर्पस क्या है कि हमारे पास जो भी सीक्वेंस ऑफ नंबर्स होंगे हम उनमें से मैक्सिमम मालूम करना चाहते हैं. तो जितने भी सीक्वेंस हैं उन्हें मैंने यहाँ पर सीक्वेंस ऑफ नंबर्स के लिए क्या किया है, A1 A2 एंड सो ऑन, और इनकी टाइप्स मैंने कॉलन के बाद लिख दी कि ये तमाम नंबर्स क्या होंगे, इंटीजर होंगे. अब यहाँ पर स्टेप शुरू हुआ हमारा मैक्सिमम, टेम्परेरी मैक्सिमम वेरिएबल. इसको मैंने किसके बराबर लिया, फर्स्ट एलिमेंट के. ठीक है, अब हम लूप चलाएंगे. लूप चलाने की वजह ये है कि हर एक नंबर को चेक करना है इस टेम्परेरी मैक्सिमम के साथ. अगर इससे वैल्यू वो छोटी होगी, नेक्स्ट वाली से वो छोटी होती है तो वो उससे रिप्लेस हो जाएगी. अब मैंने शुरू किया 2 से, क्यों, क्योंकि फर्स्ट वैल्यू तो ऑलरेडी यहाँ पर आ चुकी है. तो ये स्टेप 2 से स्टार्ट होगा. 2 से लेकर n तक चलाया हमने. अब हम कंडीशन देख रहे हैं लूप के अंदर कि अगर मैक्स की वैल्यू लेस देन AI है, AI का मतलब है नेक्स्ट एलिमेंट, I की वैल्यू चेंज होती रहेगी 2 3 4. अगर फर्स्ट एलिमेंट सेकंड वाले से छोटी है तो क्या हो, मैक्सिमम की वैल्यू वही बन जाए जो उससे बड़ी है. देखो वही कर दिया मैंने, और ये बार बार होता रहेगा उस वक्त तक जब तक हमें पूरे तमाम सीक्वेंस में से सबसे बड़ी वैल्यू ना मिल जाए. जैसे ही ये वैल्यू मिलेगी एट लास्ट में वही हमारा जो नंबर होगा वो हमें क्या हो जाएगा, रिटर्न हो जाएगा. रिटर्न होने का मतलब ये कि अब जब मैं इस फंक्शन को कॉल करूंगा तो बेस्ड ऑन दीज तमाम ये जो नंबर्स हैं इनके बेस पर वो मैक्सिमम नंबर रिटर्न कर देगा. विच मीन जैसे मैं इसे प्रिंट कराऊंगा वैल्यू क्या प्रिंट हो जाएगी, 11. दैट इज सेड टू बी
सूडो कोड ऑफ दिस एल्गोरिथम जो कि यहाँ पर 4 मौजूद थे। तो ये हो गई बेसिक अंडरस्टैंडिंग कि हम किसी भी प्रॉब्लम के एल्गोरिथम कैसे बनाते हैं और सूडो कोड कैसे जनरेट करते हैं उसका। अब बात होती है किसी भी एल्गोरिथम की प्रॉपर्टीज़ कौन कौन सी हो सकती है। यानी जब मैं किसी एल्गोरिथम की बात करता हूँ तो उसमें कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज़ होती हैं। उन प्रॉपर्टीज़ के बिहाफ पर हम देखते हैं कि जो एल्गोरिथम आपने बनाया है क्या वो आपके कंप्यूटर प्रोग्राम के लिए यूज़फुल है या फिर नहीं है। तो क्या क्या प्रॉपर्टीज़ हो सकती हैं उसकी। द फर्स्ट वन इज़ इनपुट एंड आउटपुट, यानी आपके उस एल्गोरिथम का या कोई ना कोई इनपुट होना चाहिए और कोई ना कोई आउटपुट होना चाहिए। तो इनपुट एन एल्गोरिथम हैज़ अ इनपुट वैल्यू फ्रॉम अ स्पेसिफाइड सेट, यानी आपके पास बेस्ड ऑन द प्रॉब्लम एक स्पेसिफाइड सेट होगा, उसके ज़रिए से कोई ना कोई एल्गोरिथम में इनपुट वैल्यूज़ एंटर की जाएगी। Second, from each set of the input values, an algorithm procedure output values from a specified set. That output values are the solution to the problem. यानी जिस specified set में से उसे input values दी गई है उसी बेस पर वो एक output value भी जनरेट करके देगी और वही आपके प्रॉब्लम का क्या होगा, सोल्यूशन होगा। Third one is the definiteness. The step of an algorithm must be defined precisely. विच मीन जो एल्गोरिथम्स के स्टेप्स हैं वो क्लियरली डिफाइन होने चाहिए, ठीक है। यानी कौन सा स्टेप क्या काम कर रहा है वो क्लियरली डिफाइन हो। द फोर्थ वन इज द करेक्टनेस। एन एल्गोरिथम शुड प्रोसीड द करेक्ट आउटपुट वैल्यूज़ फॉर ईच सेट ऑफ द वैल्यूज़। यानी जब आप अपने प्रोग्राम को टेस्ट करने लगें स्टेप बाय स्टेप तो वो हर प्रोसीजर पे एक करेक्ट आउटपुट प्रोड्यूस कर रहा हो उन वैल्यूज़ के बिहाफ पर जिसके बेस के लिए आपने प्रोग्राम बनाया है। यानी फॉर एग्जांपल अगर मैं अर्थमेटिक ऑपरेशन के लिए प्रोग्राम बना रहा हूँ बेस्ड ऑन द 2 वैल्यूज़ ए एंड बी, तो जब भी मैं ए और बी की वैल्यूज़ दूंगा तो वो बेस्ड ऑन द ऑपरेशन प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड मॉड करेक्ट आउटपुट देना चाहिए बेस्ड ऑन द सेट ऑफ द स्पेसिफाइड इनपुट वैल्यूज़। द फिफ्थ वन, फिटनेस। एन एल्गोरिथम शुड proceed the desired output after a finite but perhaps large number of these steps for any input in a set. क्या मतलब हुआ इसका? देखिए एज अ नेम ही हमें ये बात समझ में आ रही है कि फाइनाइटनेस का मतलब ये है कि जो प्रोग्राम या एल्गोरिथम आपने बनाया है और जो डिज़ायर आउटपुट आप उसमें प्रोड्यूस करवाना चाह रहे हैं तो आफ्टर अ लार्ज नंबर ऑफ द इनपुट वो तमाम बेस्ड ऑन द इनपुट वैल्यूज़ प्रोड्यूस करके उसका आउटपुट इन अ फॉर्म ऑफ द सेट आपको देगा, ठीक है। यही चीज़ इसकी फाइनाइटनेस कहला रही है। The last one is the effectiveness. It must possible to perform each step of the algorithm exactly and in a finite amount of the time. ये बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेप होता है जिसमें आप ये चाहते हैं कि जब एल्गोरिथम आपने फाइनाइट नंबर ऑफ द इनपुट के बिहाफ पर बनाया है तो इसी तरह से जब उसके आउटपुट इन अ फॉर्म ऑफ द इफेक्टिवनेस आएगा, राइट आएगा, तो वो हमेशा फाइनाइट नंबर ऑफ द टाइम पर आना चाहिए। इनफाइनाइट टाइम पर अगर वो आएगा तो जाहिर सी बात है हम अपने प्रोसीजर को हैंडल नहीं कर पाएंगे, अपने एल्गोरिथम के राइट आउटपुट तक कभी नहीं पहुंच पाएंगे। यानी फॉर एग्जांपल अगर मैं एक इनफाइनाइट लूप की बात करूं तो वो कभी ख़त्म नहीं होने वाला। जब वो ख़त्म नहीं होने वाला तो उसके मतलब ये है कि हमारे उस प्रॉब्लम में इफेक्टिवनेस मौजूद नहीं है। तो दीज ऑल आर द प्रॉपर्टीज़ ऑफ द यूज़फुल एल्गोरिथम जिसके बेस पर हम किसी भी एल्गोरिथम को यूज़फुल कह सकते हैं बेस्ड ऑन द प्रॉब्लम। आपके पास इनपुट आउटपुट होने चाहिए, डिफाइनेटनेस होनी चाहिए, करेक्टनेस होनी चाहिए, इसी तरह से इफेक्टिवनेस होनी चाहिए, फाइनेटनेस होनी चाहिए उसके अंदर। ये तमाम स्टेप ज़रूर होने चाहिए जिसके बेस पर हम एक एल्गोरिथम को इन गुड क्वालिटी एल्गोरिथम कहेंगे। अब हमारी बात होगी कुछ सर्चिंग एल्गोरिथम्स की। देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ द सर्चिंग एल्गोरिथम, लेकिन बेस्ड ऑन द डिस्क्रीट मैथ्स यहाँ पर 2 तरह के सर्चिंग एल्गोरिथम इस्तेमाल हो रहे हैं, लीनियर सर्च और सेकंड है हमारे पास बाइनरी सर्च। तो सबसे पहले हम लीनियर सर्च की बात करते हैं। The problem of the locating an element in an order list occur in many contexts. For instance, a program that check the spelling of the word searching for them in a dictionary, which is just an order list of the word problem of this kind called a searching problem. सबसे पहले बात हो रही है based on the book, मैंने ये पैराग्राफ लिया है कि सर्चिंग की ज़रूरत हमें डिफरेंट जगहों पर पड़ रही होती है। किसी एलिमेंट को सर्च करना, स्पेलिंग किसी वर्ड की चेक करना, डिक्शनरी में से किसी वर्ड को फाइंड करके लेकर आना, और एडिशनली ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर हम जो जॉब्स होती हैं हमारी, जो वर्किंग परफॉर्म हो रहे होते हैं इंटरनली, जिसे जॉब कहा जाता है, उनमें से कौन से जॉब्स पहले परफॉर्म की जाएंगी उनके अंदर। इसके अलावा बेनतहा रियल लाइफ एग्जांपल हैं जहाँ पर हम सर्चिंग एल्गोरिथम को यूज़ कर रहे होते हैं। तो फर्स्ट हमारे पास सर्चिंग है लीनियर सर्च, ठीक है, जिसे हम सिक्वेंशियल सर्च भी कहते हैं। तो लीनियर सर्च का मतलब ये है कि आप किसी भी नंबर को अगर तलाश कर रहे हैं तो लीनियर सर्च का मतलब ये है कि वो तमाम नंबर्स को स्टेप बाय स्टेप क्या करता है, चेक करता है कि क्या वो डिज़ायर इनपुट
के मुताबिक नंबर है या नहीं। यही वजह है कि इसकी कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्डर ऑफ n रहती है। क्या मतलब है इसका? एग्जाम्पल से पहले यहाँ पर लाइट वेट पे एग्जाम्पल देखेंगे और इन दोनों के अंडरस्टैंडिंग के बाद हम एक जिफ इमेज पे इस चीज़ को समझेंगे। देखिए, अगर मैं एक सीक्वेंस बनाता हूँ 2, 9, इसी तरह से 10, 12 एंड 30, इस तरह से एक असेंडिंग ऑर्डर में नंबर हमारे पास मौजूद है, लेकिन अभी हम सर्चिंग कर रहे हैं इसमें से, ठीक है। तो अगर मैं 10 को सर्च करने जा रहा हूँ तो ये सबसे पहले लीनियर सर्च पर हमारी जो आइट्रेशन स्टार्ट होगी वो 2 से होगी। ये अपने इनपुट वैल्यू से चेक करेगा क्या ये 10 के बराबर है, नहीं, ये चला जाएगा नेक्स्ट एलिमेंट में, फिर इसे चेक करेगा, फिर इसे चेक करेगा, और जैसे ही उसे वो 10 एलिमेंट मिलेगा वो फाउंड शो करेगा और उस नंबर के इंडेक्स नंबर को शो कर देगा। अगर मैं एरे पे बात करूं तो ये 0, 1, 2, 3 एंड 4 पे मौजूद है। तो ये 2 एलिमेंट यानी इंडेक्स नंबर 2 पर रिक्वायर्ड इनपुट 10 मौजूद है। अगर आप 10 को तलाश कर रहे हैं, 12 के लिए 3 एंड 13 के लिए 4 है। तो ओमेगा ऑफ n जो है यहाँ पर इसकी कॉम्प्लेक्सिटी हुई, क्योंकि ये तमाम एलिमेंट्स को एक एक करके चेक करेगा और उसके बाद ही वो नंबर फाइंड करके ला सकेगा। प्रोसीजर या सूडो कोड इसका किस तरह से आप उसे समझते हैं? देखें, प्रोसीजर के नाम से लीनियर सर्च हमारे प्रोसीजर का नाम है। एक्स इसमें वो इंटीजर है जिसे आप तलाश करेंगे, ठीक है। किन नंबर्स में तलाश करेंगे उनकी वैल्यूज़ यहाँ से A1, A2 टिल AN मौजूद है, जो कि डिस्टेंट इंटीजर है। डिस्टेंट का मतलब है यूनिक इंटीजर है, ठीक है। अब हम समझते हैं कि आइट्रेशन स्टार्ट हो रही है i = 1, यानी फर्स्ट एलिमेंट से हम सर्चिंग स्टार्ट करेंगे। हो सकता है वो सर्च एलिमेंट स्टार्टिंग में ही मौजूद हो। तो ये जो यहाँ पर मैंने बताया है कॉम्प्लेक्सिटी वर्स्ट कंडीशन पे बताई है मैंने, ठीक है। अब हमने स्टार्ट करना शुरू किया कि i की वैल्यू <= n है, ठीक है। यानी i की वैल्यू शुरू होगी या तो वो n के बराबर होगी या n जब तक बराबर नहीं हो जाता उस वक्त तक ये चलता रहेगा। यानी फॉर एग्जांपल एरे 0 to 4 है तो ये 0 से लेकर 4 तक चलेगा। अब लूप के अंदर आने के लिए हमें एंड के साथ लिखा हुआ है x ≠ ai। इसका मतलब ये हुआ कि अभी तक हमें वो एलिमेंट नहीं मिला है जिसको हम तलाश कर रहे हैं। अब i की वैल्यू 1 है, आइट्रेशन को मूव करवाने के लिए लूप के अंदर i की वैल्यू इंक्रीज करनी होगी ताकि वो 0 से 1 इंडेक्स तक जा सके, ठीक है। अब हमने इफ कंडीशन लगाया कि i की वैल्यू <= n है अगर, यानी i की आइट्रेशन n तक चल रही है, देन जो भी लोकेशन है इंडेक्स की वैल्यू है वो वेरिएबल किसमें सेव कर दो, लोकेशन में, ठीक है। और अगर ऐसा नहीं है तो लोकेशन की वैल्यू क्या रखो, 0। यानी इसका मतलब है कि जब फाउंड होगा एलिमेंट उसका इंडेक्स नंबर यहाँ पर आ जाएगा, और जब फाउंड नहीं होगा तो वो इंडेक्स नंबर को क्या रखेगा, 0, और वही वैल्यू रिटर्न कर देगा। अब ये लूप के अंदर आ चुके हैं हम, स्टार्ट होगी आइट्रेशन। देखें, एलिमेंट नहीं मिला, ठीक है, दोबारा i की वैल्यू 2 हो गई, एलिमेंट नहीं मिला 3 हो गई। फॉर एग्जाम्पल एलिमेंट 4 पे मिल रही है, जैसे ये 4 पे मिलेगी तो एंड i की वैल्यूज हमें यहाँ पर रिटर्न हो जाएगा ये, तो मैं एल्स वाली कंडीशन पे नहीं जा सकूंगा। जब मैं एल्स वाली कंडीशन पे नहीं जाऊंगा तो वो वैल्यू रिटर्न करेगा मुझे। तो लोकेशन की वैल्यू क्या हो गई, इंडेक्स नंबर, फॉर एग्जांपल 4 पे क्या है, 13, हम 13 को ही तलाश कर रहे थे। तो ये वैल्यू जब हम प्रिंट करवाएंगे अपने प्रोसीजर से तो वो मुझे ये शो कर देगा कि नंबर फाउंड एट इंडेक्स नंबर 4, राइट। अब जिस भी एलिमेंट को सर्च करवा रहे हैं वो उसी तरह से उसमें सर्चिंग होगी और वो इंडेक्स नंबर हमें आके बता देगा कि जिस नंबर को आप तलाश कर रहे हैं वो इस इंडेक्स नंबर पे मौजूद है, जैसे हमने 13 की एग्जांपल ली। वेरी सिंपल सर्चिंग। नेक्स्ट वन, बाइनरी सर्च। बाइनरी से हमें पता ही चल रहा है कि यहाँ पर जो सर्चिंग है वो 2 पार्ट्स में, बाई का मतलब ही यही है कि 2 पार्ट्स में डिवाइड हो रही है, ठीक है, और इसके ज़रिए से हम सर्च कर रहे हैं। देखें, जब आप पहले सर्चिंग टेक्निक को यूज़ कर रहे हैं जिसमें लीनियर या सिक्वेंशियल सर्च उसे कहा जा रहा है, वो एक एक एलिमेंट को देख रहा है। लेकिन जब आपके पास n नंबर ऑफ एलिमेंट होंगे 1000, तो इसका मतलब है कि नंबर ऑफ आइट्रेशन 1000 ही चलेंगे। हो सकता है कि वो फाउंड एलिमेंट जिसको आप तलाश कर रहे हैं वो लास्ट में मौजूद हो, यानी 1000 वाला ही एलिमेंट वो हो, तो कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती ही जाएगी। लिहाजा इस प्रॉब्लम को ओवरकम करने के लिए आप अपने डेटा को या जो सीक्वेंस ऑफ एलिमेंट है उसे 2 भागों में डिवाइड करते हैं। उससे ये फ़ायदा होता है कि हम अपने कॉम्प्लेक्सिटी को हाफ कर लेते हैं। कैसे? देखें, सबसे पहले बाइनरी सर्च में तो ये है कि जो प्रॉब्लम आपके पास मौजूद है वो असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट होनी चाहिए। हम ये समझते हैं कि हमारे पास एक नंबर है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है, इस तरह से 10 एलिमेंट है। अब इस 10 एलिमेंट को मैं तलाश कर रहा हूँ उसमें से 6 को, ठीक है। तो देखें, जब सर्चिंग स्टार्ट होगी तो वो इस तरह से नंबर्स जाएगा, यहाँ से लेकर 6 तक रीड करेगा और उसके बाद ये बता देगा कि जिस एलिमेंट को आप तलाश कर रहे हैं
ठीक है, अब वो यहाँ पर मौजूद है। लेकिन बाइनरी इससे बिल्कुल इन्वर्स काम करेगा। पहले वो ये देखेगा कि जिस नंबर को आप तलाश कर रहे हैं वो उस सीक्वेंस में हाफ डिवाइड होने के बाद कंपेयर किया जाएगा। कैसे? देखो, अगर मैं इस सीक्वेंस को हाफ वैल्यूज़ पे डिवाइड करूं तो 5 इस तरफ चले जाएंगी और 5 इस तरफ चले जाएंगी, ठीक है। और क्योंकि ये इवन नंबर पे है तो इन दोनों का क्या लिया जाएगा? मीन लिया जाएगा और कोई भी मिड वैल्यूज़ आएगी। उस मिड वैल्यू से, फॉर एग्जांपल इसकी मिड वैल्यू आ रही है 6, ठीक है, क्योंकि हम राउंड करके वैल्यूज़ लेंगे तो मैं 6 ले रहा हूँ। अब जिस नंबर को आप तलाश कर रहे थे, जैसे मैंने एग्जांपल में 6 लिया, अब मैं उसे चेंज कर देता हूँ 9। अब वो डायरेक्टली क्या करेगा? 9 से कंपेयर करेगा, क्या 6 9 से बड़ी वैल्यू है, ठीक है, या छोटी वैल्यू है, वो दोनों चेक करेगा। अगर वो 6 से बड़ी वैल्यू है तो 6 और इससे पहले आने वाली तमाम वैल्यू को वो क्या कर देगा? इग्नोर। और कहाँ चला जाएगा? 6 के आगे। 6 के आगे जाने के बाद जितनी वैल्यूज़ होंगी, अब उनमें से एक मिड पॉइंट निकालेगा और मिड पॉइंट निकालने के बाद देखेगा कि क्या 9 इसके कम है या इससे बराबर है। अगर वो इससे कम होगा तो वो 8 की तरफ चला जाएगा, इससे ज़्यादा होगा तो 10 की तरफ। क्योंकि हम 9 को ही तलाश कर रहे थे तो वो खुद ही 9 है, लिहाजा मुझे यहाँ मिलते ही उस इंडेक्स की वैल्यू रिटर्न कर दी जाएगी। एंड दैट इज़ अ बेसिक डेफिनेशन ऑफ द बाइनरी सर्च। कम स्टेप्स के अंदर, लेस कॉम्प्लेक्सिटी में हम अपने रिक्वायर्ड नंबर्स तक पहुंच गए। ये ब्यूटी है बाइनरी सर्च की। लेकिन अगर इसी को मैं किसके ज़रिए से कर रहा होता, लीनियर के ज़रिए, तो 1 2 3 4 5 6 एक एक नंबर को आइटरेट करके चेक करता और आगे जाता, ठीक है। अब आते हैं इसके प्रोसीजर की तरफ। प्रोसीजर है, बाइनरी सर्च के नाम है, जिस नंबर को हम तलाश कर रहे हैं वो एक्स है, ये सीक्वेंस ऑफ नंबर्स हैं, और इंक्रीजिंग इंटीजर है। इंक्रीजिंग इंटीजर का मतलब है कि असेंडिंग ऑर्डर में वैल्यू सॉर्ट हुई हुई है, 1 से 2 की तरफ जाएंगे, 2 से 3, तो वो इंक्रीजिंग इंटीजर है। नेक्स्ट स्टेप क्या है? हमारे पास आई मौजूद है और जे, दो वेरिएबल्स लिया गया है। यहाँ पर आई की वैल्यू जो है वो 1 और n क्यों लिखी गई है? इसका मतलब ये है कि जो सीक्वेंस ऑफ नंबर है उसमें जो फर्स्ट एलिमेंट है वो आपका आई है। मैं मार्कर चेंज कर लेता हूँ यहाँ से। जो फर्स्ट एलिमेंट है आपका वो आई है और जो लास्ट एलिमेंट है वो जे। क्यों हम इन दोनों को इसलिए ले रहे हैं? ताकि हम मिड वैल्यूज़ निकाल सकें। और जब मैं i प्लस जे करूँगा और उसे 2 से डिवाइड करूँगा तो मुझे मिड वैल्यू मिल जाएगी। देखें, i और j को हमने फर्स्ट और लास्ट एलिमेंट लिया। अब मैं वाइल लूप लिख रहा हूँ यहाँ पर, और मैंने कहा i इज़ लेस देन j, और ऐसा ही होगा क्योंकि i फर्स्ट एलिमेंट है तो वो लेस देन होगा j से। अगर है तो m वेरिएबल के ज़रिए से मिड पॉइंट निकाल लो, ठीक है। तो जैसे मैं मिड पॉइंट निकालूंगा i प्लस जे, तो ये क्या हो जाएगा? 11 डिवाइड बाई 2, और 11 डिवाइड बाई 2 का मतलब ये है कि 2 5 से 10, तो 5 पॉइंट समथिंग वैल्यूज़ आएगी, ठीक है। अब उसे राउंड करके मैं मिड पे आ सकता हूँ, 5 की तरफ भी जा सकता हूँ, 6 की तरफ भी जा सकता हूँ। वो आपके प्रॉब्लम पे बेस करता है कि आप राउंड इन कर रहे हैं या फिर सील कर रहे हैं या फ्लोर कर रहे हैं। ओके, आगे चलेंगे। अब यहाँ पे चेक किया जा रहा है जो एलिमेंट आप सर्च कर रहे थे क्या वो ग्रेटर है a ऑफ m से। यानी इसका मतलब है कि अगर मैंने 6 लिया और मैं 9 को तलाश कर रहा हूँ तो 6 हमारा मिड पॉइंट है और मैं 9 को, तो ये जो a ऑफ m है वो 6 है। अब मैं जो सर्च कर रहा हूँ वो उससे बड़ी है, जी बड़ी है। अगर बड़ी है तो क्या करो, i की वैल्यू m+1 हो जाएगी, यानी वो उससे एक ज़्यादा हो जाएगी, यानी 7 की तरफ, और वहाँ से तमाम नंबर को चेक किया जाएगा। उसके बाद अगर ऐसा नहीं है तो j की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी? m की। m का मतलब ये है कि जो मिड पॉइंट है। अब अगर हमें वो नंबर मिल गया आगे, यानी 6 के आगे गया मैं और उस नंबर पे जाके वहाँ पर भी दोबारा मिड पॉइंट बनाऊंगा, अगर वो नंबर मिल जाता है तो क्या होगा? लोकेशन के अंदर उसी का इंडेक्स नंबर सेव हो जाएगा। अगर नहीं मिलता है तो लोकेशन पे 0 रहेगा, और ये लूप में वैल्यूज़ चलती रहेगी। यानी ये उस वक्त तक वैल्यूज़ चलती रहेगी जब तक ये वाला स्टेप फुलफिल ना हो जाए, ठीक है। यानी मैं 6 से आगे गया तो 6 से आगे जाने के बाद मुझे नंबर मिले 7 8 9 10, तो यहाँ पर भी क्या होगा? x की वैल्यू ग्रेटर देन m किया मैंने, तो अब इन 4th वैल्यूज़ के दरमियान मिड वैल्यू निकालूंगा। मिड वैल्यू निकालने के बाद चेक करूंगा क्या वो उससे ग्रेटर है, लेस। ग्रेटर है, चेक करूंगा कि क्या वहाँ पर मिड नंबर जो रिक्वायर्ड नंबर है वो मौजूद है, जी बिल्कुल मौजूद है। जैसे मिला वो i की वैल्यू लोकेशन पर सेव हुई और यही लोकेशन हमें क्या हो गया? रिटर्न हो गया। और जब मैं जैसे रिटर्न कराऊंगा वो इंडेक्स नंबर मुझे डिस्प्ले करके दे देगा। सो दैट्स द ब्यूटी ऑफ द बाइनरी सर्च। तो इसकी कॉम्प्लेक्सिटी हम देखते हैं कि ओमेगा log n है, और log n को नॉर्मली हम उस वक्त इस्तेमाल करते हैं जब आपका डेटा या सीक्वेंस डिवाइड हो रहा हो 2 पार्ट्स में, ठीक है। एग्जाम्पल आप प्रॉपरली जिफ इमेज से देखते हैं, बहुत अच्छे तरीके से बात हमें समझ में आ जाएगी। देखिए, ये pingy.com की एक इमेज है जो मैंने अपनी स्लाइड पे ऐड की है। अगर आप ऊपर वाली इमेज को देखें तो इस इमेज पे 11 नीचे वाले पहले को देखते हैं, सिक्वेंशियल, जिसको हम लीनियर सर्च कह रहे हैं। देखें, हर एक स्टेप्स फॉलो किया जा रहा है, 0 से ये चलती जा रही है वैल्यू तमाम ऑनवर्ड, ठीक है। स्टेप नंबर 1 2 3 ये तमाम स्टेप्स चल रही है, और जिस नंबर को हम तलाश कर रहे हैं वो 37 है। तो 37 कहाँ मौजूद है? यहाँ पर।
यानी इसका मतलब ये हुआ कि 0 से 11 12 स्टेप्स मैं फॉलो करूँगा, उसके बाद मुझे हमारा आउटपुट रिक्वायर्ड मिलेगा यहाँ पर, ठीक है। 11 का मतलब ये 12 है क्योंकि 0 से स्टार्ट हो रहा है। अच्छा, अब यहाँ पर अगर मैं करूँ तो देखो उसी नंबर को तलाश करने के लिए मुझे कितने स्टेप्स लग रहे हैं। अगर मैं 0 से काउंट करूँ तो ओनली 4 स्टेप के अंदर ये चीज़ मुझे मिल रही है 37। बिल्कुल उन्हीं तरह से फॉलो किया गया, मिड वैल्यू निकाली गई। मिड वैल्यू देखो 8 आई पहले हमारे, उसके बाद ये बराबर में गया, क्या इससे लो हाई, ये इसका मिड पॉइंट आया, फिर ये इसका मिड पॉइंट आया, और इसके बाद मुझे वो हमारा आउटपुट वैल्यूज़ मिल गए जो यहाँ पर मौजूद है। तो इस तरह से हमने दोनों जो सर्चिंग टेक्निक थी, लीनियर सर्च और इसी तरह से बाइनरी सर्च, उसे डेप्थ पे अंडरस्टैंड किया इन अ सेंस ऑफ द डिस्क्रीट स्ट्रक्चर और डिस्क्रीट मैथ, और उसकी एग्जांपल भी देख ली। उसके बाद सॉर्टिंग का टॉपिक है, वो भी मैं इसी में कवर कर ले रहा हूँ ताकि मज़ीद अंडरस्टैंडिंग हो जाए। सॉर्टिंग की ज़रूरत रियल लाइफ में बहुत सारी चीज़ों पे पड़ती है। सॉर्टिंग के ज़रिए से हम ईमेल्स को सॉर्ट करके देख सकते हैं कि अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर्स में, डिक्शनरी में नेम्स को या टेलीफोनिक नंबर्स को सॉर्ट करके देख सकते हैं रियल लाइफ में। इसी तरह से जो एरियाज़ होते हैं, एरियाज़ के नेम को सॉर्ट करके हम सर्चिंग लगा सकते हैं, ठीक है। तो डिफरेंट जगहों पर इसकी रियल लाइफ एग्जांपल हो सकती है। तो ऑर्डिंग ऑफ द एलिमेंट ऑफ अ लिस्ट अ प्रॉब्लम दैट अकर इन many contexts. For example, a demo procedure to a telephone dictionary, it is necessary to alphabetize the name of the subscriber. Similarly, producing a dictionary, songs available for the downloading requiring their titles, ठीक है। किसी भी चीज़ के टाइटल्स को आप सॉर्ट कर सकते हैं अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर्स में। एड्रेसेस को सॉर्ट करा सकते हैं, ईमेल एड्रेस को सॉर्ट कर सकते हैं ताकि चीज़ों की सर्चिंग आसान हो। जब आपका डेटा सॉर्ट होता है तो उसमें सर्चिंग लगाना या किसी चीज़ को सर्च करना आपके लिए आसान होता है। तो इस सर्चिंग में डिफरेंट टेक्निक्स आते हैं, लेकिन हम यहाँ पर उन्हीं टेक्निक्स को डिस्कस करेंगे जो आपके चैप्टर 3 रोजन के बुक के चैप्टर 3 में मौजूद है। तो दो सॉर्टिंग टेक्निक यहाँ पर इस्तेमाल हो रही है, बबल सॉर्ट और इंसर्शन सॉर्ट। दोनों के पहले सूडो कोड को समझते हैं और उसके बाद फिर इसकी एग्जांपल देखेंगे जिफ इमेज के साथ। तो नेम यहाँ पर बबल सॉर्ट है, ठीक है, और बबल सॉर्ट्स के अंदर तमाम एलिमेंट्स आपके पास मौजूद हैं जिस नंबर में आप सॉर्टिंग लगाना चाह रहे हैं। रियल नंबर विथ n इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2, यानी जो n का नंबर है वो 2 से स्टार्ट होगा और ऑनवर्ड चलेगा, ठीक है। क्या मतलब है अभी इस बात को हम समझेंगे। सबसे पहले यहाँ पर नेस्टेड लूप लगाया गया है, यानी एक लूप के अंदर दूसरा लूप मौजूद है। तो फॉर लूप हमने लगाया, i की वैल्यू 1 से स्टार्ट होगी और n-1 तक चलेगी, यानी कि इसका मतलब ये है कि अगर 10 है तो वो 9 तक चलेगी, 20 है तो 19 तक चलेगी। फिर j लगाया हमने, j को हमने चलाया है 1 to n-i, यानी जो i की वैल्यू होगी वो n से माइनस हो जाएगी। फर्स्ट आइट्रेशन में i की वैल्यू 1 है, इसका मतलब ये हुआ कि अगर n की वैल्यू 10 थी तो यहाँ पर वो 9 बन जाएगी। जब यहाँ पर 8 होगी तो n-8 का मतलब है 10-8 2 हो जाएगी। इसी तरह से लॉजिक चलती रहेगी। असल स्टेप हमारा यहाँ पर आता है कि a ऑफ j इज ग्रेटर देन a j प्लस 1, यानी जो फर्स्ट हमारे पास एलिमेंट है i के रिस्पेक्ट से, अगर वो फर्स्ट j के रिस्पेक्ट से a ऑफ j इज ग्रेटर देन j प्लस 1 अगर है, देन क्या होगा, इंटरचेंज हो जाएगा a j एंड a j प्लस 1, यानी इन दो वैल्यू को हम क्या कर देंगे, इंटरचेंज कर देंगे। और इंटरचेंज करने की वजह से क्या होगा, उन नंबर्स के दरमियान हम सॉर्टिंग ऑर्डर देखेंगे। कब, जब a ऑफ j इज ग्रेटर देन a j प्लस 1 होगा। और इसी तरह से आप अपने डेटा को इंक्रीजिंग ऑर्डर में सॉर्ट होता हुआ देखेंगे। यानी फॉर एग्जांपल 10, 8, 7, 6 नंबर मौजूद थे तो हम a ऑफ j को ग्रेटर देख रहे हैं ना a j प्लस 1 से, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, उसे रिवर्स करेंगे, इंटरचेंज करेंगे। इंटरचेंज करने से वो चीज़ वापस अपनी जगह छोड़कर पहले वाले की जगह पर आ जाएगी, और ऐसा होगा तो आपका डेटा क्या होने लगेगा, सॉर्ट होने लगेगा। तो इस टेक्निक पे हम बबल सॉर्ट के ज़रिए से अपने डेटा को सॉर्ट कर रहे हैं। सेकंड टेक्निक है हमारे पास इंसर्शन सॉर्ट। प्रोसीजर का नाम है इंसर्शन सॉर्ट। ये तमाम नंबर्स हैं, रियल नंबर्स इसमें इस्तेमाल हो रहे हैं। n की वैल्यू ग्रेटर देन 2 है, इसका मतलब है 2 से ये वैल्यू से स्टार्ट ऑनवर्ड चल रही है। पहला लूप हमने चलाया 2 to n। इस लूप के अंदर हमने i की वैल्यू 1 रखी है। वाइल लूप से हम चेक कर रहे हैं a ऑफ j इज ग्रेटर देन ai। इसका मतलब ये है कि जो फॉर लूप का एलिमेंट है, ठीक है, वो वाइल लूप के एलिमेंट से अगर ग्रेटर है तो i की वैल्यू में एक इंक्रीज करो, और जो मिड यानी m एलिमेंट है उसे a ऑफ j के बराबर कर दो। फिर उसके बाद हम एक और लूप चला रहे हैं इसके अंदर, और उसमें कह रहे हैं कि k की वैल्यू 0 से स्टार्ट होगी और j माइनस i माइनस 1 तक चलेगी, और j माइनस k की वैल्यूज़ को j माइनस k माइनस a के बराबर हम रखेंगे। और जब वो एलिमेंट हमारे पास m का मिलेगा, वो एलिमेंट हमारा a में आके सेव होगा, और वही एक्चुअली हमारा सॉर्टेड डेटा होगा, ठीक है। थोड़ा सा कन्फ्यूजन यहाँ पे चीज़ें लग रही होंगी। अभी हम जिफ इमेज देखते हैं, ये चीज़ हमें स्टेप बाय स्टेप समझ में आ जाएंगी। सबसे पहले तो हम बबल सॉर्ट को देखते हैं जिसमें हम वैल्यूज़ को इंटरचेंज होता हुआ देख रहे थे। देखो कुछ नंबर्स हैं,
6 एंड 5 को कंपेयर किया, क्या 6 की वैल्यू 5 से ग्रेटर है? जी हाँ ऐसा है। तो मैं क्या करूंगा, इंटरचेंज कर दूंगा पोजीशन, ठीक है, इंटरचेंज हो गई। तो फर्स्ट पार्ट हमारा यहाँ पर हो चुका है। सेकंड, क्या 6 की वैल्यू 3 से ग्रेटर है? जी हाँ, ये भी स्वाइपिंग हो गई, ठीक है, जिसको आप इंटरचेंज कर रहे हैं। क्या 6 की वैल्यू 1 से ग्रेटर है? जी हाँ बिल्कुल है। तो ये वैल्यूज़ भी क्या हो जाएगी, स्वैप हो जाएगी, ठीक है। इसके बाद हमने देखा 6 8, 6 वैल्यूज छोटी है, 8 लेकिन बड़ी है, नहीं करेंगे। 8 7, 7 जो है वो छोटी है तो पहले आनी चाहिए, चेंज हो जाएगी, इंटरचेंज। फिर हमने इस जगह नहीं किया, 2 पहले आ जाएगा, बिल्कुल होगा। फिर उसके बाद यहाँ पर 4 इससे पहले आ जाएगा, ठीक है। ये स्टेप भी हमारा हो गया। तो ये हो गया हमारा स्टेप 1, जिसको हम कह सकते हैं पास 1, ठीक है। मैं इसे पास 1 कह सकता हूँ या स्टेप 1 कह सकता हूँ। लास्ट में 8 आ चुका है, ठीक है, तो मैं पास 1 कर चुका हूँ, या पास 0 कह लें, ठीक है, 0 कह लेता हूँ। अब इन दोनों में कंपैरिजन हुआ, ठीक है, फिर इन दोनों पे कंपैरिजन हुआ, चेंज होगा? जी हाँ बिल्कुल चेंज होगा। 5 और 6 चेंज नहीं होना चाहिए, 7 6 चेंज होना चाहिए, 2 और 7 है, चेंज होना चाहिए, ये 2 इधर आएगा, 7 इधर चला जाएगा, ठीक है। 4 7 चेंज होना चाहिए, और 7 8 अपनी जगह रहेगा क्योंकि वो सॉर्टेड ऑर्डर में है। उसके बाद ये जो कहलाएगा वो पास 1 कहला जाएगा, यानी ये लूप के अंदर आइट्रेट होता है। 2 चीज़ें सॉर्ट हो गई, यानी लास्ट में जो नंबर आ रहे हैं आप देख रहे हैं कि वो सॉर्टेड ऑर्डर में हो रहे हैं, ठीक है, जिसको हम A ऑफ n कह रहे हैं। थर्ड स्टेप चला हमारे पास, ये सॉर्ट है, ये चेंज हो जाएगा। इसकी मैं बात कर रहा हूँ 2 एंड 6 की, ठीक है। उसके बाद 6 एंड 4 है, ये भी चेंज होना चाहिए, तो 4 यहाँ आ जाएगा, 6 यहाँ चला जाएगा, तो ये हो गया हमारे पास पास 2, ठीक है। इसी तरह से ये स्टेप्स चलते जाएंगे और एक एक ऑर्डर्स हमारा क्या होता रहेगा, सॉर्ट होता रहेगा, और एट लास्ट हमारे पास जब तमाम वैल्यू सॉर्ट हो जाएंगे तो ये नंबर सॉर्टेड ऑर्डर पे हमें मिल जाएंगे। तो इसी चीज़ को यहाँ पर बबल सॉर्ट्स के अंदर A ऑफ J इज ग्रेटर देन J+1 के साथ दिखाया गया था, और इसे सॉर्टेड करके लूप के अंदर हम सॉर्टेड होता हुआ देख रहे हैं, राइट। अब हमारे पास इंसर्शन सॉर्ट। इंसर्शन सॉर्ट के अंदर क्या होगा, सबसे पहले हम उसी एग्जाम्पल को देख रहे हैं। 6 हमारे पास फर्स्ट नंबर है, उसे मैंने सेकंड वाले से क्या किया, स्वाइप किया, चेंज करवाया उसकी डायरेक्शन, क्योंकि वो 6 उससे बड़ा है। अब हम देख रहे हैं इसको, तो पहले हम सॉर्टिंग में लास्ट में एलिमेंट को सॉर्ट होता हुआ देख रहे थे, अब हम पास नहीं कर रहे हैं बल्कि एक ही स्टेप पर हर चीज़ को कंपेयर करते रहेंगे। देखो 3 को 5, 5 को 6 से किया गया, अब इसकी कंपैरिजन जगह कहाँ होगी इस 1 की, 3 से भी पहले, क्योंकि ये 6 से भी छोटा है, 5 से भी छोटा है, 3 से भी छोटा है, ठीक है। 8, क्या 8 6 से छोटा है? नहीं है, तो ये अपनी जगह रहेगा। 7 8 से छोटा है? जी हाँ। क्या वो 6 से बड़ा है? जी हाँ, तो वो 6 के दरमियान आ जाएगा। अब 2 8 से छोटा है? जी हाँ। 7 से भी छोटा है, 6 से भी छोटा है, 5 से भी छोटा है, 3 से भी छोटा है, लेकिन 1 से क्या है, बड़ा है, तो इसकी पोजीशन क्या हो जाएगी, 1 एंड 2 के बाद, ठीक है, वो यहाँ पर आ जाएगा। 4 की लोकेशन कहाँ आ जाएगी, 8 से छोटा है, 7 से भी छोटा है, 6 से भी छोटा है, 5 से भी छोटा है, लेकिन 3 से बड़ा है, तो इस जगह पर उसकी पोजीशन आ जाएगी। तो जैसे वो यहाँ पर आएगा तमाम डेटा हमारा क्या हो जाएगा, सॉर्टेड हो जाएगा। तो जो 2 लूप से कंडीशंस दिखाई गई थी, वाइल लूप और फॉर, वो इन्हीं आइट्रेट करते हुए एलिमेंट्स को बता रहा था यहाँ पर कि फॉर का ये लूप और ये वाला फॉर लूप, कि एक एक एलिमेंट को आप कम करते जाएंगे और उससे चेक करते जाएंगे कि क्या वो एलिमेंट J-K और J-K-1 से क्या छोटा है। अगर है तो वो उसके एलिमेंट को A के अंदर सेव करेगा और उसे उस ऑर्डर में लिखेगा जो असेंडिंग ऑर्डर के बराबर होगी, और वही चीज़ हमने यहाँ पर देखी। तो होपफुली सारी चीज़ें क्लियर होंगी। वीडियो ज़रूर लॉन्ग हुई, लेकिन इसके अंदर हमने फर्स्ट इंपॉर्टेंट पार्ट को डिस्क्रीट स्ट्रक्चर के चैप्टर 3 में हमने देख लिया कि एल्गोरिथम क्या है, एल्गोरिथम की वर्किंग किस तरह से, और वो किन किन स्टेप्स को फॉलो कर रहा होता है। तो फिर भी कोई सवाल है, कोई चीज़ समझ में नहीं आई, कमेंट सेशन पर ज़रूर पूछें। नेक्स्ट सेशन पे जाएंगे तो नाइफ स्ट्रिंग मैचर और इससे रिलेटेड टॉपिक को हम आगे लेकर चलेंगे। तो इसी तरह से जुड़े रहें ताकि डिस्क्रीट स्ट्रक्चर से रिलेटेड टॉपिक आप बर वक्त आसानी के साथ सीख सकें। वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा लोगों को शेयर करें और जुड़े रहें इसी तरह से, ताकि मैं भी मोटिवेट रहूं और इसी तरह की चीज़ें आपके लिए बनाता रहूं। नेक्स्ट सेशन पे मिलते हैं, सी यू देयर।